नमस्कार दोस्तों। रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, ईटूटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह जो कि बिहार स्पेशल पुस्तक माना जाता है और यह विभिन्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर बिहार के एग्जामिनेशन से संबंधित। जैसे कि बात कर ले दोस्तों बीपीएससी, उसके बाद में बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा एसआई, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण और उपयुक्त है। दोस्तों, सबसे पहले इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है दोस्तों कि इसका जो पहला अध्याय है वो है बिहार सामान्य परिचय, उसके बाद में बिहार का इतिहास। इन दोनों को हम लोग पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं। बिहार के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बिहार, इन सभी को हम लोग कवर कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। अगर आप लोग इसके पहले की वीडियो को नहीं देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग बिहार के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बिहार के भूगोल के अंतर्गत हम लोग जानेंगे दोस्तों बिहार का भौतिक विभाजन, उसके बाद में बिहार की जलवायु, बिहार का अपवाह तंत्र, बिहार की मिट्टी के बारे में जानेंगे और फिर बिहार में वन और वन्य जीवों के बारे में भी जानेंगे और उसके बाद में बिहार में आपदा प्रबंधन से संबंधित भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं बिहार के भूगोल से संबंधित तथ्यों के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो इस तरीके से हम लोग का ये तीसरा खंड होने वाला है या तीसरा सेक्शन होने वाला है दोस्तों, ये बिहार के भूगोल से संबंधित है। इसके बारे में बात करें तो बिहार है दोस्तों, बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है दोस्तों। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ एक समृद्ध क्षेत्र है और यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं इसके बाद में धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। दोस्तों, बिहार जो है वो पूर्वी भारत में स्थित है। कहने का मतलब है कि बिहार जो है दोस्तों एक ऐसा राज्य है जो कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और जो कि भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। इसके विभाजन के आधार पर बात करें दोस्तों, भौतिक विभाजन के आधार पर बात करें तो बिहार को 3 भागों में हम लोग बांटेंगे। पहला होगा दोस्तों पर्वतीय या तराई क्षेत्र, उसके बाद में दूसरा विभाजन होगा मैदानी क्षेत्रों के आधार पर और तीसरा होगा पठार के आधार पर। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पर्वतीय या तराई क्षेत्रों के आधार पर बिहार के विभाजन के बारे में। तो इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त करना होगा पहले सोमेश्वर की श्रेणी, उसके बाद में रामनगर दून और फिर उसके बाद में दून घाटी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये 3 विभाजन किया गया है तराई क्षेत्रों के आधार पर। उसके बाद में मैदानी क्षेत्रों के आधार पर बात करें तो मैदानी क्षेत्रों के आधार पर बिहार को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी गंगा का मैदानी भाग और उसके बाद में एक दक्षिणी गंगा का मैदानी भाग। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि गंगा एक ऐसी नदी है जो कि बिहार को 2 भागों में लगभग विभाजित करती है। जैसे कि हम सभी भी जानते हैं कि बिहार का जो आकार है वो लगभग आयताकार है और आयताकार होने की वजह से दोस्तों जब बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है तो लगभग बिहार को 2 भागों में इस तरीके से विभाजित कर देती है। और इस गंगा के दक्षिणी भाग को दोस्तों दक्षिणी बिहार या दक्षिणी गंगा का मैदानी भाग कहा जाता है और उसके बाद में ऊपरी भाग को उत्तरी गंगा का मैदानी भाग कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में यदि हम लोग पठार के आधार पर बात करें तो बिहार को पठार के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें और उसके बाद में विंध्य क्रम की चट्टानों के आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं दोस्तों ये बिहार का जो मैप है, बिहार के मैप थोड़ा इसे हम लोग छोटा करने का प्रयास। इसमें बिहार के भौतिक विभाजन को दर्शाया गया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये गंगा नदी है और ये गंगा नदी बिहार को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। एक होता है दोस्तों उत्तरी बिहार और एक हो जाता है दक्षिणी बिहार, या इस तरीके से हम लोग भी कह सकते हैं कि ये उत्तरी गंगा का मैदानी भाग है और नीचे वाला ये दक्षिणी गंगा का मैदानी भाग है। फिर यदि हम लोग इसके बाद में अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग बृहत ढंग से इसे समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि बिहार की जो नदियाँ है, गंगा नदी जब बिहार में प्रवेश करती है तो उसमें कौन कौन सी नदी बिहार में आकर के मिलती है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे अपवाह तंत्र में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पोर्शन को, जिसमें कि सबसे पहले हम लोगों को जानना है दोस्तों पर्वतीय या तराई क्षेत्रों के बारे में। इसके बारे में बात करें तो पर्वतीय या तराई क्षेत्र जो कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का एक भाग अवस्थित है या इस श्रेणी का एक भाग है। दोस्तों, इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है और इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में ही है और इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, इसके जो 3 उपवर्ग हैं वे हो जाएंगे सोमेश्वर की श्रेणी, उसके बाद में रामनगर दून और फिर तीसरा हो जाएगा दून घाटी। यदि हम लोग सोमेश्वर की श्रेणी के बारे में बात करें तो ये त्रिवेणी संगम पर यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करता है और इसकी ऊंचाई 874 मीटर की है और यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है।
उसके बाद में रामनगर दून के बारे में हम लोग बात करें तो दोस्तों रामनगर दून का जो विस्तार है वो हरहा नदी की घाटी में है और इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई जो है वो 240 मीटर की है। जबकि दून घाटी के बारे में हम लोग बात करें तो दून घाटी का जो विस्तार है वो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून ये दोनों के बीच में है और इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग अब मैदानी क्षेत्रों के बारे में प्रवेश करेंगे और मैदानी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करें तो दोस्तों बिहार के कुल भूभाग का लगभग 96% भाग जो है वो मैदानी है और मैदानी क्षेत्र अधिकतम होने की वजह से ही दोस्तों बिहार जो है वो कृषि में संपन्न है। इसके बाद बात करें तो इस मैदानी भाग का निर्माण जो है वो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से ही हुआ है और इस मैदान के मध्य से गंगा नदी जो है वो बहती है और गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि हम लोग ऊपर भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि जब बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है तो बिहार को लगभग 2 भागों में विभाजित कर देती है। पहला भाग होता है दोस्तों उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में बात करें तो गंगा नदी से उत्तर में नेपाल सीमा तक इसका विस्तार है और इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर से या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। दोस्तों इस मैदानी भाग को 3 दोआबों में बांटा जाता है और दोआब से तात्पर्य है कि 2 नदियों के बीच की भूमि या मैदान। कहने का मतलब है कि जो 2 नदियाँ बहती है और 2 नदियों के बीच में जो स्थान बचा रहता है उन दोनों के बीच के स्थान को ही दोआब कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर रखें कि मानते हैं कि ये बिहार में ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है, बह रही है और गंगा नदी में ही कोई नदी आकर के इसकी सहायक नदी मिल रही है, फिर यहाँ से कोई मिल रही है, लेकिन इसके बीच का जो स्थान बचेगा, ये जगह बचेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। और ये सभी दोआब जो है दोस्तों, ये दोआब क्षेत्र अपने जलोढ़ मृदा एवं उर्वरता के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि जब यहाँ पे दोनों नदियाँ बहेंगी तो दोनों नदियाँ जाहिर सी बात है कि अवक्षेप और निक्षेप को बाहर निकालेगी, जिसके वजह से वहाँ की मिट्टी जो है वो बेहद ही उर्वरक हो जाएगी। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों तो इसमें आ जाएगा घाघरा और गंडक का दोआब, उसके बाद में गंडक और कोसी का दोआब और तीसरा कोसी और महानंदा का दोआब प्रसिद्ध है बिहार में। इसके बाद में दूसरे आधार पर यदि हम लोग वर्गीकरण करें तो इसका दूसरा हो जाएगा दक्षिण गंगा का मैदान। और दक्षिण गंगा के मैदान के बारे में बात करें तो गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के या पहाड़ी क्षेत्र के मध्य में दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। दोस्तों उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार जो है वो छोटा है। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर हिस्सा उत्तरी बिहार में है और कम क्षेत्र पड़ता है दोस्तों दक्षिणी बिहार का। इसके बाद में बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है वो गंगा के अतिरिक्त पठारी नदियों के निक्षेप से भी हुआ है और इन क्षेत्रों को भी 3 उपवर्गों में बांटा जाता है। एक होता है दोस्तों गंगा और सोन नदी का दोआब, उसके बाद में मगध का मैदान और फिर उसके बाद में अंग का मैदान। इसके बाद हम लोग अब पठार के बारे में बात करेंगे, बिहार के पठार के बारे में। तो पठार के बारे में सबसे पहले बात करें कि पठार होता क्या है। तो दोस्तों बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है जो कि झारखंड से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित है और वे चट्टानें हैं, एक धारवाड़ क्रम की चट्टानें और दूसरा है विंध्य क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में बात करें तो ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया इत्यादि क्षेत्रों में फैला हुआ है, जबकि विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वो दोस्तों कैमूर और रोहतास में फैली हुई है। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को देखें तो कह रहा है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। उसके बाद में गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में आने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश भी कहा जाता है, जबकि उत्तरी गंगा मैदान में कई मन और चौर जिसे कि गोखुर झील के रूप में भी पाए जाते हैं। इसके बाद में दक्षिणी गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे टाल कहा जाता है। और उत्तरी गंगा का मैदान जो है वो बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि जो उत्तरी गंगा का मैदान है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में बाढ़ भी आता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक तरफ प्रकार, उसके बाद में निर्माण का काल और उसके बाद में क्षेत्र और फिर उसके बाद में उसकी विशेषता। कहने का मतलब ये चट्टान के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद में विंध्य क्रम की चट्टानें, फिर टर्शियरी चट्टानें और उसके बाद में क्वार्टनरी चट्टानें। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। दोस्तों धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में और इससे जो संबंधित क्षेत्र हैं वे हो जाएंगे मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और राजगीर का क्षेत्र। कहने का मतलब है कि इन सभी क्षेत्रों में ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जबकि यहाँ की विशेषता ये है कि ये बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद में विंध्य प्रकार की जो चट्टानें हैं उसका निर्माण हुआ था दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग में
और इसका जो क्षेत्र है वो हो जाएगा दोस्तों कैमूर और रोहतास का क्षेत्र। कहने का मतलब है कि कैमूर और रोहतास के क्षेत्रों में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और इसकी जो विशेषता है वह है कि ये दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है, जिसमें कि सीमेंट उद्योग अर्थात चूना पत्थर के लिए यह प्रसिद्ध चट्टानें मानी जाती है। इसके बाद में टर्शियरी चट्टान के बारे में बात करें तो टर्शियरी क्रम की जो चट्टानें हैं उसका निर्माण हुआ है दोस्तों प्लिस्टोनीस युग में, जिससे संबंधित क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण। कहने का मतलब है कि पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में कौन सा चट्टानें पाई जाएगी दोस्तों, वहाँ पे टर्शियरी चट्टानें पाई जाएगी, जिसका निर्माण प्लिस्टोसीन युग में हुआ था। और इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में मिलेगा और इससे ये सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र भी कहलाता है। इसके बाद में क्वाटरनरी चट्टान के बारे में हम लोग बात करें तो क्वाटरनरी चट्टान का निर्माण हुआ था दोस्तों प्लिस्टोसीन एवं हेलोसी युग में, जबकि इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों गंगा का मैदानी क्षेत्र। और इसका विशेषता होगा कि यह बिहार का अधिकांश भाग जो है वो मैदानी है और कृषि के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे दोस्तों बिहार के जलवायु के बारे में। बिहार के जलवायु के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहा जाता है। और बिहार की जो जलवायु है वो है उपोष्ण कटिबंधीय या मानसूनी जलवायु। दोस्तों किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है और बिहार में जलवायु को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नवत है। दोस्तों बिहार में जलवायु को प्रभावित करने वाले या निर्धारित करने वाले जो कारक है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला कारक हो जाएगा इसकी अक्षांशीय स्थिति। दोस्तों इसकी अक्षांशीय स्थिति जो है वो उपोष्ण क्षेत्र में पड़ती है। और दूसरा है दोस्तों बंगाल से या बंगाल की खाड़ी से इसकी दूरी। उसके बाद में मानसून का प्रभाव और उसके बाद में दोस्तों उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और फिर उसके बाद में ऊंचावच। ये सारे के सारे जो कारक हैं वो बिहार के मानसून को प्रभावित करने वाली या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके बाद में हम लोग बात करें दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में तो अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहार के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेताओं ने बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। यदि हम लोग कोपेन के बारे में बात करें तो कोपेन के अनुसार जो बिहार की जलवायु क्षेत्र हो जाएगा वो उत्तरी बिहार में इसे CWG के संकेत दिया गया है और दक्षिणी बिहार में इसे AW का संकेत दिया गया है कोपेन के अनुसार। जबकि त्रिवार्था के अनुसार बात करें तो त्रिवार्था के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को CAW कहा गया है, जबकि दक्षिणी बिहार की जलवायु को दोस्तों AW कहा गया है। वहीं थार्नवेट की बात करें तो थार्नवेट के अनुसार बिहार का जो उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र है उसके लिए संकेत दिया गया है CB-W और शेष बिहार के लिए संकेत दिया गया है दोस्तों CA-W। इसके बाद में अगला पॉइंट है हम लोग का कि बिहार में सामान्यतः ऋतुएं कितनी होती है। दोस्तों बिहार की ऋतुओं के बारे में बात करें तो बिहार में सामान्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती हैं या 3 ऋतुएं होती हैं। इन 3 ऋतुओं की बात करें दोस्तों तो पहला हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात करें तो जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है और यह मार्च से मध्य जून की स्थिति में ऐसी स्थिति होती है। इस आधार पर दोस्तों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बिहार में जो ग्रीष्म ऋतु है उसका जो काल होता है वो मार्च से लेकर के मध्य जून के बीच में होती है। और इस मौसम के बारे में बात करें तो इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है और इस गर्म हवाओं को दोस्तों क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ये गर्म हवा का नाम है। प्रत्येक जगह पे दोस्तों एक स्थानीय हवा का नाम दिया जाता है। जैसे कि बिहार में जब इस दौरान अर्थात इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में जब गर्म हवाएं चलती है तो उस हवा को क्या कहा जाता है, उसे लू कहा जाता है। और इस मौसम में सामान्य तापमान जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे गर्म स्थान है दोस्तों बिहार का गया जिला, जहां पर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान अंकित किया गया है। इसके बाद में बात करें तो मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण बारिश होती है, जिसे कि नार्वेस्टर या काल बैसाखी भी कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा जो ऋतु है दोस्तों वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के बारे में बात करें तो वर्षा ऋतु जो है वो मध्य जून से लेकर के मध्य अक्टूबर तक की अवधि होती है और इस बीच के समय को ही बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बिहार में मानसून का प्रवेश जो है वो मध्य जून में होता है और बिहार में जुलाई एवं अगस्त के महीने में अधिक बारिश होती है। और बिहार में जो औसतन वर्षा है वो है 112 सेंटीमीटर, जबकि यहाँ के सर्वाधिक जो वर्षा है या वर्षा वाला जो जिला है वह है दोस्तों किशनगंज, जहाँ पर 205 सेंटीमीटर औसतन बारिश होती है। और इन जिलों में इसके बाद में सबसे कम वर्षा वाले जिले की बात करें तो सबसे कम बारिश वाला जो जिला है वह है दोस्तों औरंगाबाद, जहाँ पर 101 सेंटीमीटर की बारिश होती है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि
बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की इस शाखा से सर्वाधिक बारिश होती है। उसके बाद में बिहार में उत्तरी भाग जो है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। इसके बाद में जो तीसरा ऋतु है दोस्तों वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु के बारे में बात करें तो शीत ऋतु का काल मध्य अक्टूबर से फरवरी के महीने तक माना जाता है और मानसून लौटने के साथ ही बिहार में शीत ऋतु जो है वो आरंभ हो जाती है। दोस्तों बिहार में दिसंबर और जनवरी का माह जो है वो सबसे अधिक ठंडा देने वाला या सबसे अधिक ठंडक महीना माना जाता है और इसके बाद में सर्वाधिक ठंडा जो है दोस्तों वो सर्वाधिक ठंडा जिला है दोस्तों गया जिला। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सबसे गर्म जिला ही गया जिला है और उसके बाद सबसे ठंडा जिला गया जिला ही है। इसके बाद में दोस्तों दिसंबर और जनवरी के माह में भूमध्य सागर से आने वाली शीतोष्ण चक्रवात के कारण ही पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की बारिश होती है और ये वर्षा जो है वो रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इसके बाद में बात करें तो अत्यधिक ठंड जो है वो बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इसके बाद हम लोग जानेंगे दोस्तों बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर बिहार की जो जलवायु है उसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उप वर्गों में भी विभाजित किया गया है। इस आधार पर दोस्तों देखें तो ये बिहार का मैप है और इस बिहार के मैप में ये बताया गया है कि बिहार का कृषि जलवायु क्षेत्र कौन कौन सा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर इसको जोन में विभाजित किया गया है, इसके जोन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जोन 1 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। दोस्तों जोन 1 में कुल मिलाकर के 13 जिले आते हैं और वे जिले हो जाएंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय। ये 13 के 13 ऐसे जिले हैं दोस्तों जो कि जोन 1 में आते हैं कृषि से संबंधित। इसके बाद में बात करें तो जोन 2 में केवल 8 जिले आते हैं और वे हो जाएंगे सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा। जबकि जोन 3 में कुल मिलाकर के 6 जिले आते हैं जिसमें कि भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय आते हैं। और जोन 3B की बात करें तो इसमें 11 जिले आते हैं जैसे कि बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषताओं को निम्नलिखित सारणी में देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे कृषि जलवायु के बारे में बात करें तो कृषि जलवायु का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा जोन 1 जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में औसत वर्षा जो है वो 104 से लेकर के 145 सेंटीमीटर तक की होती है। और यहाँ पर यदि मिट्टी की बात करें तो दोस्तों इन क्षेत्रों में अर्थात उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में खादर मिट्टी की प्रधानता अधिक होती है और इस क्षेत्रों में जो प्रमुख फसलें मिलेंगी उसमें दोस्तों फसल उगाया जाता है गन्ना, धान, गेहूं, अरहर, मक्का इत्यादि का। जबकि जोन 2 के बारे में बात करें तो जोन 2 जो है उसमें औसतन वर्षा 120 से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक की होती है और इसमें प्रमुख फसलें उगाए जाते हैं जूट, धान, चाय, मक्का इत्यादि। जबकि कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 के बारे में बात करें तो जोन 3 के अंतर्गत दक्षिणी क्षेत्र आते हैं और इन क्षेत्रों में औसतन वर्षा जो है वो 95 से लेकर के 115 सेंटीमीटर तक की होती है। और यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ की मिट्टी दोस्तों बांगर मिट्टी होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ की मिट्टियों में बांगर मिट्टी की प्रधानता अधिक होती है जिसमें कि गेहूँ, दाल, अरहर और चना की फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों अब बिहार के अफवाह तंत्र के बारे में। अफवाह तंत्र के बारे में बात करने से पहले हम लोग अफवाह तंत्र को समझ ले दोस्तों कि आखिरकार अफवाह तंत्र है क्या, अफवाह कहते किसे हैं और तंत्र कहते किसे हैं और अफवाह तंत्र कहते किसे हैं। दोस्तों जैसे कि बारिश के मौसम में हम लोग देखते हैं कि जब बारिश होती है तो पानी जो है या जल जो है वो ऊंचे क्षेत्रों से निम्न क्षेत्रों की ओर ढलान के रूप में बह के आगे की ओर जाती है। और जब जल बहती है दोस्तों तो उन्हीं एक मुख्य धारा में बहुत सारे क्षेत्रों से आकर के छोटी छोटी धाराएं भी मिल जाती है और ये सारी की सारी जो धाराएं हैं वो किसी नहर या नाले में जाकर के गिर जाती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों मानते हैं कि ये नदी है, ये अपने एक चाल में बह रही है, अपनी एक धारा में बह रही है, अपनी एक दिशा में बह रही है, लेकिन इस दिशा में ढलान के कारण कोई कहीं से और भी छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती है और इन्हीं नदियों को दोस्तों क्या कहेंगे हम लोग अफवाह तंत्र कहेंगे। जब ये नदियाँ बहेंगी इसे अफवाह कहेंगे और उसी अफवाह में बहुत सारी नदियाँ जब आकर के आपस में मिलेगी, उस नदी में मिलेगी तो उस तंत्र को हम लोग अफवाह तंत्र कहेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे दोस्तों बिहार की नदियों के बारे में।
सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार जो है दोस्तों वो अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ नदियों एवं उसकी अफवाह या उसकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल बिछा हुआ है। दोस्तों, अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है हिमालयी नदी और दूसरा होता है पठारी नदी। कहने का मतलब है कि दोस्तों एक मुख्य नदी में हिमालय से भी कुछ नदियाँ निकलती है और फिर उसके बाद में पठारों से भी कुछ नदियाँ निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों हिमालयी नदियों के बारे में। यदि हिमालयी नदियों के बारे में बात करें दोस्तों, ये नदियाँ जो हैं वो सादा नीरा कहलाती है या ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ होती है, जबकि पठारी नदियाँ हैं दोस्तों ये वर्षा पर आधारित नदियाँ होती हैं। कहने का मतलब है कि जो नदियाँ हिमालय से निकलेगी उसमें तो सालों भर पानी मिलेगा, लेकिन जो नदियाँ पठारों से निकलने वाली होगी उसमें केवल बारिश के समय में ही या बारिश से जल का स्रोत के कारण ही उसमें जल मिलेगा। जब बारिश नहीं होगी तो बहुत सारी नदियों जो हैं वे सूखापन के भी सामना करने लगती है। इसके बाद में हिमालयी नदियों के बारे में फिर बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र जो है वो ऊंचे होता है और दक्षिण के क्षेत्र जो है दोस्तों वो ढलान की ओर होता है। अर्थात उत्तर से लेकर के दक्षिण की दिशा में बात करें तो उत्तर से नीचे जैसे जैसे हम लोग दक्षिण की ओर आएंगे ढलान बढ़ता जाएगा। इस आधार पर दोस्तों यहाँ से हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो अधिकांशतः उत्तर से लेकर के दक्षिण दिशा की ओर प्रभावित होती है, जबकि पठारी नदियों के बारे में बात करें तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। दोस्तों ये नदियाँ अर्थात हिमालयी नदियाँ जो हैं वो पूर्ववर्ती होती है, अर्थात पूर्व की ओर बहने वाली होती है, जबकि पठारी नदियाँ जो है दोस्तों वो होती है अनुवर्ती और ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा भी बना सकती है। जो दोस्तों हिमालयी नदियों के बारे में बात करें तो हिमालयी नदियाँ जो है वो बड़े बड़े डेल्टा निर्माण करने के लिए जानी जाती है, जबकि पठारी नदियाँ जो हैं वो छोटे डेल्टा बनाती है। और हिमालयी नदियों के बारे में अगला पॉइंट के बारे में बात करें तो हिमालयी नदियाँ बाल्य अवस्था में है, जबकि पठारी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में है। उसके बाद में हिमालयी नदियाँ जो हैं दोस्तों वो मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ होती है। कहने का मतलब है कि एक मार्ग से दूसरे मार्ग में भी बह सकती है, लेकिन जो पठारी नदियाँ होती है वो सीधी मार्ग में ही गमन करने वाली होती है। और हिमालयी नदियाँ है दोस्तों वो अधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बन सकती है, लेकिन पठारी नदी के बारे में बात करें तो पठारी नदियों में बाढ़ की संभावना कम होती है, क्योंकि इसमें बारिश पर ही जल निर्भर करता है और इसमें ज़्यादा पानी न होने की वजह से इसमें बाढ़ आने की संभावना कम रहती है। दोस्तों हिमालयी नदियों के कुछ उदाहरण के बारे में बात करें तो हिमालयी नदियों के उदाहरण हो जाएंगे गंगा, गंडक, कोसी। उसके बाद में महानंदा और बागमती। ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं दोस्तों ये हिमालयी नदियाँ हैं। जबकि पठारी नदियों की एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पठारी नदियों का उदाहरण हो जाएगा सोन नदी, पुनपुन, फल्गु और अजय नदी। ये सारी की सारी नदियाँ हैं दोस्तों पठारी नदियाँ। इसके बाद में ये होगा दोस्तों हम लोगों का अपवाह तंत्र बिहार की नदियों के जाल को हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं और मेन नदी है दोस्तों यहाँ की गंगा नदी, और गंगा नदी के ही ये सारी की सारी नदियाँ हैं सहायक हैं, और सब जो निकलती है दोस्तों नदियाँ वे अपना जल गंगा नदी में ही विसर्जित करती है और फिर गंगा नदी आगे बढ़ करके जाके वहाँ पे दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और एक एक नदियों के बारे में भी दोस्तों हम लोग आगे की ओर जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। दोस्तों गंगा नदी का जो उद्गम है वो उत्तराखंड गंगोत्री माना जाता है, जिसका संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर की है। जबकि घाघरा नदी के बारे में बात करें दोस्तों तो घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और इसका मुहाना जो है या इसका संगम कहाँ है दोस्तों, सारण में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी जो लंबाई है बिहार में वो मात्र 83 किलोमीटर की है। जबकि गंडक नदी जो है वो दोस्तों नेपाल से निकलती है और ये भी गंगा नदी में जाकर के सोनपुर के आसपास में मिल जाती है, जो कि बिहार में ये 260 किलोमीटर की लंबाई या 260 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक के बारे में बात करें तो बूढ़ी गंडक का उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी से होता है और ये भी गंगा नदी में खगड़िया के पास जाकर के मिल जाती है और ये बिहार में 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि बागमती के बारे में बात करें तो बागमती नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है और ये कोसी नदी में जाकर के मिलती है और कोसी नदी में जाकर मिलने से पहले ये बिहार में दोस्तों 394 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद में कमला नदी के बारे में बात करें तो कमला नदी भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और ये भी कोसी नदी में जाकर के अपना जल विसर्जित करती है। इसके बाद में कोसी नदी के बारे में हम लोग यदि बात करें तो कोसी नदी जो दोस्तों गोसाई स्थान नेपाल से निकलती है और ये भी गंगा में या खुरसेला जो कि कटिहार के पास में गंगा में जाकर के मिल जाती है। दोस्तों ये हम लोग अभी देखें कि ये बागमती नदी और कमला नदी जो है वो अपना जल जाकर के कोसी नदी में छोड़ती है और कोसी नदी कहाँ मिलती है दोस्तों, कोसी नदी भी जाकर के गंगा में मिल जाती है। और कोसी नदी जो है दोस्तों गंगा में मिलने से पहले कटिहार जिले में
कटिहार जिले में गंगा नदी से मिलने से पहले वो 260 किलोमीटर की दूरी बिहार में तय करती है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों महानंदा के बारे में। महानंदा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और ये गंगा में जाकर के मालदा में मिल जाती है। उसके बाद में कर्मनासा नदी है दोस्तों, ये विंध्य पहाड़ी से निकलती है और ये भी चौसा नामक स्थान पर जाकर के गंगा में मिल जाती है। जबकि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और ये भी दानापुर में जाकर के गंगा में मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों पुनपुन नदी जो है वो पुनपुन नदी झारखंड के पालमू जगह से उद्गमित होती है और उसके बाद में फतुहा नामक स्थान में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद में फल्गु या निरंजना के बारे में बात करें तो इसका स्थान या इसका उद्गम जो क्षेत्र है या इसका उद्गमित बिंदु है वो है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। कहने का मतलब है कि फल्गु या निरंजना नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पुनपुन नदी के साथ में आकर के गंगा में मिल जाती है। दोस्तों अजय नदी जो है वो जमुई में निकलती है और गंगा में आकर के मिल जाती है पश्चिमी बंगाल में। जबकि क्यूल नदी के बारे में बात करें तो क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है और फिर लखीसराय में आकर के गंगा से मिल जाती है। जबकि सकरी नदी जो है दोस्तों वो सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और क्यूल नदी में आकर के क्यूल नदी के साथ आकर के गंगा में मिल जाती है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों गंगा के बारे में। गंगा नदी जो है वो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें कि बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर की है। कहने का मतलब है कि गंगा नदी जहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है वहां से उसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन केवल बिहार में इसकी लंबाई की बात करें तो बिहार में गंगा नदी 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ, ये दोनों नदियों के मिलने के बाद ही इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों आकर के आपस में मिलती है तो यहाँ से दोस्तों नदी का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ से जो नदी बन करके धरातल पर आती है या फिर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहीं पे एक देवप्रयाग का निर्माण होता है और देवप्रयाग से जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। इसके बाद में बात करेंगे तो गंगा नदी जो है वो बिहार की सबसे प्रमुख नदी और सबसे प्रमुख प्रवाह तंत्र पर आधारित नदी मानी जाती है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि गंगा नदी जो है दोस्तों वो बिहार में बक्सर जिले की चौसा के समीप प्रवेश करती है और फिर कटिहार और भागलपुर की सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है और इस दौरान गंगा नदी जो है वो बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। दोस्तों बिहार में गंगा नदी की जो सर्वाधिक लंबाई है वो पटना जिला में है और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में बात करें तो गंगा की सहायक नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन। ये सारी की सारी नदियां जो हैं वो गंगा की सहायक नदी है। जबकि महानंदा और अजय ये बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। दोस्तों गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा नदी का नाम बदल जाता है और वहां उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार से यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के पद्मा के नाम से गिर जाती है। इसके बाद में घाघरा नदी के बारे में बात करेंगे तो घाघरा नदी जो है वो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और फिर बिहार के सीमाने में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। इसका अन्य नाम भी है दोस्तों, घाघरा नदी का ही दूसरा नाम है सरजू नदी, जो कि मैदानी क्षेत्रों में इसे सरजू कहा जाता है। उसके बाद में गोगरा कर्नाली, नेपाल में इसे कर्नाली कहा जाता है और इसकी जो सहायक नदी है वो है राप्ती, छोटी गंगा, शारदा, भेरी और सेती। ये सभी के सभी जो नदियां हैं दोस्तों वे किसकी सहायक नदी हैं, सरजू की या फिर घाघरा की। इसके बाद में बात करें तो गंडक नदी के बारे में बात करें तो गंडक नदी को नारायणी, जो कि मैदानी भागों में नारायणी के नाम से जाना जाता है, और सप्त गंडकी, उसके बाद में शालिग्राम, नेपाल में इसे शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि गंडक नदी का जो नाम है वह है नारायणी, इसे मैदानी क्षेत्रों में नारायणी कहा जाता है और फिर गंडक नदी का ही अन्य नाम है सप्त गंडकी और फिर उसके बाद में शालिग्रामी। दोस्तों शालिग्रामी कहा जाता है नेपाल में। जबकि गंडक की जो मुख्य शाखा है वह है दोस्तों धौली या धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय ये गोर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन अर्थात पश्चिमी चंपारण में जाकर के प्रवेश कर जाती है। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है और इसकी जो सहायक नदी अर्थात गंडक की जो सहायक नदियाँ है वह है काली नदी, त्रिशूली नदी और बूढ़ी गंडक। दोस्तों गंडक नदी में जो मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर हैं उन्हीं को शालिग्राम कहा जाता है और ये शालिग्राम के पत्थर गंडक नदी में मिलते हैं।
इसके बाद में बूढ़ी गंडक नदी के बारे में बात करें तो बूढ़ी गंडक नदी जो है वो सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिम भाग से निकल करके पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिला से होते हुए अंत में वो खगड़िया जिले में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। और इसका जो अन्य नाम है वो है दोस्तों सिकरहना नदी। कहने का मतलब है कि बूढ़ी गंडक को ही सिकरहना नदी के नाम से जाना जाता है ऊपरी भागों में, जबकि बूढ़ी गंडक या सिकरहना नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वह है मसान नदी, बालोर नदी, तिउर नदी और उसके बाद में धनौती नदी। ये सभी के सभी नदियाँ जो है दोस्तों वो बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में यदि हम लोग बागमती के बारे में बात करें तो बागमती नदी जो है वो नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये बिहार में सीतामढ़ी जिला में प्रवेश करती है और फिर अंत में गंगा नदी में जाकर के विलीन हो जाती है। दोस्तों पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिल करके कोसी नदी में मिल जाती है। दोस्तों बागमती की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में बात करें तो बागमती की सहायक नदियाँ हैं लाल बकिया नदी, उसके बाद में लखनदेई, मनोहरा, उसके बाद में अधवारा और फिर विष्णुमती। ये सभी के सभी नदियाँ जो हैं दोस्तों वो बागमती की सहायक नदी है। दोस्तों नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू और पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। कहने का मतलब है कि काठमांडू और पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये दोनों के दोनों जो जगह हैं वो बागमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम लोग कोसी नदी के बारे में बात करेंगे तो कोसी नदी जो है दोस्तों वो नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है और इसे नेपाल में सप्त कौशिकी भी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से इसका निर्माण होता है। दोस्तों कोसी नदी जो है वो बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में जाकर के विलीन हो जाती है। इसके बाद में बात करें तो कोसी नदी जो है दोस्तों वो अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात मानी जाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वह है दोस्तों कोसी नदी और सबसे अधिक बाढ़ देने वाली या सबसे अधिक बाढ़ लाने वाली जो नदी है वो भी कोसी नदी है और सबसे अधिक बाढ़ का कारण बनने की वजह से ही इसे बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है। कोसी के यदि सहायक नदियों के बारे में बात करें तो कोसी नदी की सहायक नदी है अरुण, तमोर, लिखू, उसके बाद में दूध कोसी, तामा कोसी और इंद्रावती, उसके बाद में सोन कोसी नदी है। अब हम लोग महानंदा नदी के बारे में बात करेंगे। महानंदा नदी के बारे में बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकल करके किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से होते हुए मालदा पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है और यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी मानी जाती है। जबकि महानंदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो महानंदा की सहायक नदियाँ हैं पेन्नौर, नागर, बालासर और मेची। दोस्तों इसके बाद में हम लोग कर्मनसा नदी के बारे में बात करेंगे। कर्मसा नदी के बारे में बात करें तो कर्मनसा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा, बक्सर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी मानी जाती है और कर्मसा नदी को ही अपवित्र नदी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही प्रदूषित नदी मानी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सोन नदी के बारे में। सोन नदी के बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है और यह रोहतास जो कि बिहार का एक जिला है, उसके बाद में रोहतास और गढ़वा जिला जो कि झारखंड का जिला है उसके बीच से होकर के बिहार में प्रवेश करती है और फिर रोहतास तथा भोजपुर के पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो है रिहंद नदी, कन्हार नदी और फिर उत्तरी कोयल। इसके बाद में सोन नदी की बारे में बात करें तो सोन नदी पर ही डेहरी बांध जो कि रोहतास में है और फिर उसके बाद में इंद्रपुरी बैराज जो कि रोहतास में ही है, फिर बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर की शुष्क मैदानी क्षेत्रों को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बना दिया है या उत्पादक क्षेत्र बनाया है। उसके बाद में पुनपुन नदी के बारे में बात करें तो पुनपुन नदी जो है वो झारखंड के पालमू जिले के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। इसके यदि हम लोग सहायक नदियों के बारे में बात करें तो पुनपुन नदी की जो सहायक नदियाँ है वह है मोरहर, मादर और दरधा। ये सभी के सभी नदियाँ पुनपुन नदी की सहायक नदी है, जबकि यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी मानी जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग फल्गु नदी के बारे में। फल्गु नदी के बारे में बात करें तो यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन अर्थात निरंजना तथा मोहाना नदी के मिलान से या मिलने से बनती है और अंततः यह गाया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो कि गंगा की उपनदी मानी जाती है। दोस्तों
गंगा में फल्गु नदी के पास में विष्णुपद मंदिर स्थित है और यह पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में यहाँ पर हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आया करते हैं या आते हैं। दोस्तों, फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम अर्थात गयाजी डैम बनाया गया है। कहने का मतलब है कि फल्गु नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है जिसका नाम है गयाजी डैम। और ये फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी का ही एक अन्य नाम है दोस्तों निरंजना नदी। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि पटना की बात करें तो पटना शहर जो है दोस्तों, या पटना नगर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोकामा की बात करें तो ये भी गंगा नदी पर है। जबकि मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, उसके बाद में ये सभी के सभी अर्थात मोकामा, मुंगेर, भागलपुर और बक्सर, ये जितने भी शहर हैं ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। और छपरा की बात करें तो छपरा जो है वो घाघरा नदी के तट पर है, जबकि हाजीपुर गंडक नदी के तट पर है। दोस्तों, सोनपुर की बात करें तो सोनपुर गंडक नदी के तट पर है और मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर है। इसके बाद में बात करें तो खगड़िया जो शहर है, खगड़िया शहर है दोस्तों बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। और समस्तीपुर ये भी बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। जबकि दरभंगा बागमती नदी के किनारे स्थित है। और गया की बात करें तो गया फल्गु नदी के किनारे है। जबकि फतुहा की बात करें तो फतुहा पुनपुन नदी और गंगा नदी इन दोनों नदियों के किनारे स्थित है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि बिहार में इतनी सारी नदियां हैं, फिर बिहार में नदियों के होने की वजह से यहाँ पे कुछ परियोजनाएं भी चलाई गई हैं, कुछ नदी घाटी परियोजनाएं भी चलाई गई हैं। उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि बिहार की जो नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करें कि जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया। और इन परियोजनाओं को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, उसके बाद में ऊर्जा उत्पादन या आदि को लक्षित करके ही ये परियोजनाएं चलाई गई हैं। बिहार में वो कौन कौन से 3 परियोजना है उसके बारे में बात करें तो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं 3 हैं। एक है सोन नदी परियोजना, उसके बाद में गंडक नदी परियोजना और तीसरा है कोसी नदी परियोजना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। दोस्तों, सोन नदी परियोजना का निर्माण जो है वो 1874 ईस्वी में डेहरी अर्थात रोहतास में किया गया था। और यह नदी जो है यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों कि बिहार की सबसे पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वह सोन नदी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1874 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, डेहरी में बारूण के पास सोन नदी पर बांध बना करके दो नहरें दोनों किनारे से निकाली गई हैं। पहला नहर है दोस्तों पूर्वी सोन नहर और दूसरा है पश्चिमी सोन नहर। यदि हम लोग पूर्वी सोन नहर के बारे में बात करें तो इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना तक की सिंचाई की जाती है। जबकि पश्चिमी सोन नहर के बारे में बात करें तो इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर इत्यादि जिलों में सिंचाई की जाती है। दोस्तों, सोन नहर जो है वो 2 जल विद्युत केंद्र अर्थात डेहरी जल विद्युत केंद्र जहां पर 6.6 मेगावाट और उसके बाद में बारूण जल विद्युत क्षेत्र 3.3 मेगावाट स्थापित किया गया है। इसके बाद में गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना में गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलता है। दोस्तों, इस परियोजना के लिए वर्ष 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ में समझौता हुआ था और इस परियोजना का कार्य वर्ष 1960 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। दोस्तों, इस परियोजना के अंतर्गत बात करें तो भारत और नेपाल की सीमा पर भैंसा लोटन के पास में एक गंडक नदी पर बांध का निर्माण करके जलाशय का निर्माण किया गया है। और यह बैराज या जो बांध है वो वाल्मीकि नगर के पास में त्रिवेणी संगम के पास में निर्मित किया गया है। दोस्तों, गंडक परियोजना में जलाशय के पूर्व एवं पश्चिम की ओर एक नहर निकाली गई है और वह है दोस्तों पूर्वी गंडक नहर। और फिर उसके बाद में दूसरी नहर जो है वह है पश्चिमी गंडक नहर। दोस्तों, पूर्वी नहर के बारे में बात करें तो पूर्वी नहर जो है वो 3 भागों में विभक्त है, जिसे कि तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी नहर जलाशय के बारे में बात करें तो पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर के ये निकलती है। दोस्तों, नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नदियों से या नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। जबकि इस परियोजना के तहत बात करें तो इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है और इस प्रकार का जल विद्युत केंद्र जो है वो पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है।
इसके बाद में हम लोग कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बात करें तो कोसी परियोजना जो है भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना की स्थापना वर्ष 1953 ईस्वी में की गई थी। दोस्तों यह परियोजना जो है वो वर्ष 1954 ईस्वी में लागू हुई थी और इस परियोजना के तहत बात करें तो हनुमान नगर बांध बना करके नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है और यह परियोजना वर्ष 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से जाकर के तैयार हुई। दोस्तों कोसी नदी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर के बारे में बात करें तो पूर्वी कोसी नहर से अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई की जाती है, जबकि पश्चिमी कोसी नहर से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। अब इसके बाद में हम लोग जानेंगे दोस्तों जलप्रपात के बारे में। जलप्रपात के बारे में बात करें तो जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। और जलप्रपात अर्थात बिहार में जो कुछ प्रमुख जलप्रपात है उसके बारे में बात करें तो ककुलत जलप्रपात है दोस्तों नवादा में, जबकि दुर्गावती जलप्रपात ये रोहतास में है जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसके बाद में कर्मनासा जलप्रपात है बक्सर में, जबकि धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में है। इसके बाद में मांझर कुंड जलप्रपात है दोस्तों सासाराम रोहतास में ही, और जियार कुंड जलप्रपात है भोजपुर में, जबकि तेलहर कुंड जलप्रपात है कहाँ दोस्तों, यह है कैमूर में। अब इसके बाद हम लोग बिहार के झीलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों बिहार की जो झीलें हैं उसमें हम लोग बात करें तो कांवर झील है बेगूसराय में, जबकि गोगाबिल या घोघा झील है कटिहार में। उसके बाद में कुशेश्वर झील दरभंगा में है, जबकि घोड़ा कटोरा झील ये राजगीर नालंदा में है। इसके बाद में अनूप झील है दोस्तों कैमूर में, जबकि सिमरी झील है सहरसा में। इसके बाद में जगतपुर झील की बात करें तो जगतपुर झील भागलपुर में है, जबकि मोती झील दोस्तों मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, और सरैयामन बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। और पिपरामन झील की बात करें तो पिपरामन है कहाँ दोस्तों, ये भी मोतिहारी पूर्वी चंपारण में ही है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों बिहार के प्रमुख नहरों के बारे में। बिहार के प्रमुख नहरों में हम लोग देखेंगे दोस्तों एक तरफ नहर, फिर उसके बाद में कौन सी नदी से यह नहर निकाली जाती है, और फिर उसके बाद में इस नहर से जो लाभान्वित क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दोन नहर। ये तीनों के तीनों जो नहर है दोस्तों वो गंडक नदी से निकलती है, और इससे जो लाभान्वित क्षेत्र है या जो लाभान्वित झीलें हैं वे है दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। कहने का मतलब है कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली का जो क्षेत्र है वो त्रिवेणी, तिरहुत और दोन ये तीनों नहर से लाभान्वित होते हैं, और ये तीनों नहर जो है वो गंडक नदी से ही निकलते हैं। इसके बाद में पूर्वी कोसी नहर जो है दोस्तों वो कोसी नदी से निकलती है, जिससे लाभान्वित क्षेत्र है अररिया, सुपौल और पूर्णिया। उसके बाद में पश्चिमी कोसी से प्रभावित या लाभान्वित क्षेत्र हैं दरभंगा, मधुबनी और सुपौल, जो कि कोसी नदी से ही निकलता है। इसके बाद भी राजपुर नहर जो है दोस्तों वो भी कोसी नदी से निकलता है, और इससे लाभान्वित वाले क्षेत्र हैं सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय। जबकि पूर्वी सोन के बारे में बात करें तो पूर्वी सोन नहर जो है वो सोन नदी से निकलता है, और इससे लाभान्वित वाले क्षेत्र हैं औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। जबकि पश्चिमी सोन की बात करें तो पश्चिमी सोन जो है वो सोन नदी से निकलती है, और इससे जो लाभान्वित क्षेत्र हैं वह हैं रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर। इसके बाद में अगला जो टॉपिक हम लोग का वो है बिहार की प्रमुख गर्म जलकुंड। प्रमुख गर्म जलकुंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक तरफ इसकी अवस्थिति और दूसरे तरफ देखेंगे जलकुंड के बारे में। कहने का मतलब है कि राजगीर में कौन कौन से जलकुंड अवस्थित है जो कि गर्म जलकुंड है। इसके बारे में बात करें तो राजगीर में है दोस्तों ब्रह्मकुंड, जो कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड माना जाता है। उसके बाद में सप्तधारा, उसके बाद अगला है दोस्तों मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड। ये सभी के सभी जो जलकुंड है वे कहाँ के हैं दोस्तों, ये राजगीर के हैं। उसके बाद में मुंगेर में भी कुछ जलकुंड है, उसके बारे में बात करें तो वो है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, उसके बाद में पंचतर कुंड, इसके बाद में सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भारी कुंड। ये सभी के सभी हैं दोस्तों मुंगेर में स्थित जलकुंड। उसके बाद में गया की बात करें तो गया में एक है और वह है अग्निकुंड। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। बिहार की मिट्टी के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बन तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को ही मिट्टी या मृदा कहा जाता है। दोस्तों मृदा का निर्माण जो है वो चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही होता है। और मिट्टी के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
दोस्तों मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में पेडोलॉजी कहते हैं। दोस्तों विश्व मृदा दिवस की बात करें तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि बिहार की बात करें तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ पर लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद वाला पॉइंट है दोस्तों कि बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार में निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तरी बिहार की मिट्टी और उसके बाद में दक्षिणी बिहार की मिट्टी। उत्तरी बिहार की मिट्टी में जो मिट्टियाँ आएंगी वो आ जाएगी दोस्तों पर्वत पादीय मिट्टी, उसके बाद में तराई मिट्टी, फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे कि बांगर मिट्टी कहा जाता है और उसके बाद में नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे कि खादर कहा जाता है। दोस्तों खादर और बांगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के तौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में जरूर रखेंगे कि पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में। दक्षिण बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो पाई जाती है दोस्तों टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे कि केरल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं और उसके बाद में लाल पीली अर्थात दोस्तों बलथर मिट्टी। इसके बाद में हम लोग सबसे पहले अब बात करने वाले हैं उत्तर बिहार की मिट्टियों के बारे में। उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में बात करें तो उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है दोस्तों? उत्तर बिहार की जितने भी मिट्टी हैं उसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों से ही हुआ है। और यह उत्तर बिहार की मिट्टियों को 4 उपवर्ग में भी बांटा गया है और वह है दोस्तों पहला है पर्वत पादीय मिट्टी। पर्वत पादीय मिट्टी के बारे में बात करें तो वह दोस्तों कि यह मिट्टी जो है वो पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में सुमेश्वर पहाड़ी के या सुमेश्वर श्रेणी के आसपास में पाई जाती है। जबकि इन क्षेत्रों में अधिक वन होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और यह मिट्टी जो है दोस्तों वो अधिक उपजाऊ होती है। और इस मृदा का मुख्य रूप से यह जो मृदा है दोस्तों वो मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। उसके बाद में यहाँ की जो मिट्टी की जो दूसरा उपभाग है वह है दोस्तों तराई मिट्टी। तराई मिट्टी के बारे में बात करें तो यह मिट्टी जो है इसका विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा और पश्चिमी चंपारण से होकर के पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में है। दोस्तों इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि भी विकसित हुए हैं। इसके बाद में यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है और यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। इसके बाद में इसका तीसरा जो उपभाग है वह है दोस्तों पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी के बारे में बात करें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें दोस्तों तो इस मिट्टी का विकास जो है वो उन क्षेत्रों में होता है जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। और इन मिट्टी का विस्तार जो है वो मुख्य रूप से घाघरा, गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में होता है। दोस्तों इसका विस्तार जो है वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में होती है। इसके बाद में बात करें तो इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है और इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय किस्म की होती है। दोस्तों इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, तंबाकू, गन्ना इत्यादि उगाए जाते हैं। इसके बाद में इसका चौथा जो उपशाखा है वह है दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे कि खादर मिट्टी कहा जाता है। इसके बारे में बात करें तो नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से ही इस मिट्टी का अर्थात खादर मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो इस मिट्टी का विस्तार है गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और निचली घाटी में इसका विकास होता है या इसका विस्तार है। इसके बाद में बात करें तो इस मिट्टी का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है तथा इसमें बालू एवं चिक्का की प्रधानता होती है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जबकि यह मिट्टी अत्यधिक उर्वरक होती है और इसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूं, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। दोस्तों दक्षिण बिहार की मिट्टियों के बारे में बात करें तो दक्षिण बिहार की मिट्टी जो है वो दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर के पठार के मध्य में होता है। और मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है दोस्तों टाल मिट्टी। टाल मिट्टी के बारे में बात करें तो टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो कि वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। और टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में होता है। और यह मिट्टी जो है दोस्तों वो मोटे कणों वाली होती है और धूसर रंग की एवं भूरी मिट्टी होती है। दोस्तों इस मिट्टी में बात करें तो इस मिट्टी में रबी की फसलें अच्छी होती है तथा यह इस क्षेत्र में दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। इसके बाद में अगला जो इसका उपभाग है वो है दोस्तों कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी के बारे में बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर
या गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एवं सोन, फल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारे पर इस मिट्टी का विस्तार मिलता है और इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। दोस्तों यह मिट्टी जो है वो मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए मानी जाती है, जबकि इस मिट्टी में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वह है दोस्तों मक्का, सरसों, मिर्च इत्यादि। इसके बाद में हम लोग पुरानी जलोढ़ अर्थात करैल केवाल मिट्टी के बारे में बात करें तो इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर के भागलपुर तक है और इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है दोस्तों वो अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की जो क्षमता है वो भी अधिक होती है। और इस मिट्टी का रंग कैसा होता है तो इस मिट्टी का रंग होता है गहरा भूरा, पीला और हल्का। इसके बाद में इस मिट्टी में उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वह है दोस्तों मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर और गेहूं, जबकि लाल पीली अर्थात जिसे कि बलथर मिट्टी भी कहा जाता है उसके बारे में बात करें तो यह पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूरब में राजमहल के उच्च भूमि तक 8 से लेकर के 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद में बात करें दोस्तों यह मिट्टी जो है वो जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद में बांका, नवादा और औरंगाबाद के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है और इसकी उर्वरा शक्ति जो है वो काफ़ी कम होती है। कहने का मतलब है कि इसकी उर्वरा शक्ति अधिक नहीं हो पाती है और इसमें फसल का उगाना उतना उपयुक्त नहीं हो पाता है। दोस्तों इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता जो है वो भी कम होता है। इसके बाद बात करें तो लौह तत्व की प्रधानता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। दोस्तों इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि लाल बलुई मिट्टी जो है वो कैमूर और रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। दोस्तों इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों बिहार के वन्य एवं वन्य जीव के बारे में। इससे संबंधित अर्थात वन्य एवं वन्य जीव से संबंधित पहले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। दोस्तों बिहार कैसा प्रदेश है तो बिहार एक मानसूनी प्रदेश है और यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोस्तों इन पर्णपाती वनों को उसकी विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है और वे दोनों भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला है आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। तो आर्द्र पर्णपाती वन जो है ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है। कहने का मतलब है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से अधिक होता है उन क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो वो पाए जाते हैं दोस्तों किशनगंज में और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर वन में। इसके अलावा बात करें तो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। दोस्तों ऐसे वनों के उदाहरण के बारे में बात करें तो ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं और इसके अतिरिक्त इन वनों में सबई घास, हाथी घास, उसके बाद में नरकट, बेंत इत्यादि की झाड़ियाँ भी पाई जाती है। जबकि शुष्क पर्णपाती वन के बारे में बात करें तो शुष्क पर्णपाती वन ये वन जो है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्ष में वर्षा का औसतन जो होता है दोस्तों वो वर्षा औसतन 120 सेंटीमीटर से कम होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होगी औसतन वर्षा तो उस क्षेत्रों में आर्द्र पर्णपाती वन मिलेंगे। अगर वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है तो उन क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे। और हम लोगों ने देखा दोस्तों कि आर्द्र पर्णपाती वन के जो उदाहरण हैं उसमें दोस्तों इनका क्षेत्र है वो किशनगंज और पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र है। इन 2 जगहों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और इसके उदाहरण हो जाएंगे साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष। जबकि शुष्क पर्णपाती वन के बारे में बात करें तो शुष्क पर्णपाती वन ये जो दोस्तों है वो बिहार के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। और इसके बारे में बात करें तो ये वन जो है दोस्तों कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई और बांका के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जबकि इस प्रकार के वनों में कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं यदि इसके बारे में बात करें तो इस प्रकार के वन में शीशम, उसके बाद में अमलतास, साल, खैरा, उसके बाद में महुआ, पलास, जामुन, बांस इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। दोस्तों बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा कुल मिलाकर बात करें तो 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। पहला अभ्यारण्य जो है वो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ है, यह है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में, जिसकी विशेषता है कि यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक ऐसा
उद्यान है जो कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये एक ऐसा उद्यान है जिसमें कि सबसे घने वन पाए जाते हैं। उसके बाद में भीम बांध एवं वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये कहाँ है, ये है दोस्तों मुंगेर में। और मुंगेर में है दोस्तों ये 681 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें तेंदुआ, भालू, सुअर, उसके बाद मगरमच्छ इत्यादि सब जो जंतु है वो इसमें पाए जाते हैं। या इन सभी जंतुओं के लिए यह वन जो है वो यह जो वन्यजीव अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद में जो तीसरा हम लोग का वन्यजीव अभयारण्य है वह है दोस्तों गौतम बुद्ध पक्षी विहार। ये कहाँ है दोस्तों, ये है गया में और इसमें बात करें तो ये 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य है बेगूसराय में और यह 63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें साइबेरियाई पक्षी का भी आश्रय स्थल माना जाता है। उसके बाद में बात करें तो रामसर सूची में भी इसे बिहार के रामसर सूची में शामिल किया गया है। और कहने का मतलब है कि रामसर सूची में या रामसर साइट में ये शामिल होने वाला बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि क्षेत्र है। कौन है दोस्तों, वह है कांवर झील वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ है दोस्तों, यह है बेगूसराय में। इसके बाद में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये है रोहतास में और ये 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भी फैला हुआ है जो कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य माना जाता है। इसके बाद में नांगी बांध पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करें तो नांगी बांध पक्षी अभयारण्य जमुई में है जो कि 1.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये सबसे छोटा अभयारण्य है। इसके बाद में नखटी डैम वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, कहाँ है, ये भी जमुई में है और ये 3.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि पंत वन्यजीव अभयारण्य ये नालंदा राजगीर में है और ये 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बाद में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है और ये 8.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो वाल्मीकि नगर या वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य यह है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में। और पश्चिमी चंपारण में यह कहाँ तक फैला हुआ है तो 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो कि बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है। इसके बाद में अगला है दोस्तों वो है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, यह है दरभंगा में जो कि 291 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह जो है दोस्तों स्थल जो है वो साइबेरियन पक्षियों का आश्रय स्थल माना जाता है। इसके बाद में विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में है जो कि 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक फैला हुआ है। जबकि भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करें तो बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, यह है दोस्तों वैशाली में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार के संदर्भ में बात करें तो भारत और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कि सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और फिर 2021 की रिपोर्ट की इस श्रृंखला की बात करें तो ये 17वीं रिपोर्ट है जिसके अनुसार या जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर बात करें दोस्तों तो बिहार में वन आवरण की बात करें तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। वहीं 2019 की बात करें तो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है जो कि लगभग 1.03% है। वहीं बात करें तो बिहार में वनावरण एवं वृक्षारोपण की बात करें या वृक्षावरण की बात करें तो एक तरफ हम लोग देखेंगे वनावरण, वृक्षावरण और कुल, फिर दूसरी तरफ उसका क्षेत्रफल प्रतिशत और फिर उसके बाद में वृद्धि को देखेंगे। सबसे पहले वनावरण की बात करें तो वनावरण का क्षेत्रफल रहा था 7381 वर्ग किलोमीटर जो कि 7.84% है और इसमें कुल मिलाकर बात करें तो 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जबकि वृक्षावरण में क्षेत्रफल रहा था 2341 वर्ग किलोमीटर जो कि प्रतिशत में 2.48% है और इसमें वृद्धि की बात करें तो इसमें 383 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जबकि कुल दृष्टिकोण से देखें तो दोस्तों कुल क्षेत्रफल है इसका 9722 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में है दोस्तों 10.32%, जबकि कुल वृद्धि है 413 वर्ग किलोमीटर की। इसके बाद में बात करते हैं जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार जिलों में वनावरण की बात करें तो सबसे अधिक जो वनावरण वाला जिला है वह है दोस्तों कैमूर जिसका क्षेत्रफल है 1051.56 वर्ग किलोमीटर।
इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे अधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है, वह है कैमूर। उसके बाद में स्थान आता है पश्चिमी चंपारण का, जहाँ पर इसका क्षेत्रफल है 903.34 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद में तीसरे स्थान पर रोहतास आता है, जिसका क्षेत्रफल 669.91 वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे कम वनावरण वाले क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम वनावरण वाले जो क्षेत्रफल वाले राज्य हैं वह दोस्तों पहले स्थान पर शेखपुरा आएंगे, जहां पर मात्र 1.19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ही वनावरण है। उसके बाद में दूसरा स्थान पर अरवल आएगा, जहां पर 4.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनावरण है। तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों जहानाबाद का स्थान, जहां पर 4.43 वर्ग किलोमीटर में वनावरण का क्षेत्र आता है। इसके बाद में अगला है दोस्तों जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार बात करें तो सबसे अधिक है दोस्तों कैमूर का। कैमूर में 31.56% वन वनावरण वाला क्षेत्र है, जबकि दूसरे स्थान पर जमुई आता है। जमुई में 21.34% और नवादा में 20.72%। वहीं बात करें कि सबसे कम प्रतिशत वाला वनावरण वाला जिला कौन सा है, तो उसमें आता है प्रथम स्थान पर शेखपुरा, जहां पर 0.17% वनावरण क्षेत्र है। वहीं दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों बक्सर, जहां पर 0.35% और फिर सिवान में 0.35% क्षेत्र ही वनावरण वाला क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट जो है दोस्तों वो है वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले जिले कौन से हैं। दोस्तों वनावरण में वृद्धि वाले जिले की बात करें 2019 के रिस्पेक्ट में तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है बांका में, जिसका क्षेत्रफल 16.29 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। उसके बाद में जमुई का हुआ है। जमुई में 13.22 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वहीं बात करें कि वनावरण में नुकसान वाले जो क्षेत्र हैं या जिला है उसके बारे में तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कैमूर का, जहां पर 4.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का नुकसान हुआ है वनावरण में। जबकि दूसरे स्थान पर सुपौल आता है और सुपौल में 4.46 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है। जबकि रोहतास तीसरे स्थान पर आता है और रोहतास में वनावरण का नुकसान हुआ है दोस्तों 2.32 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में अन्य बिंदु के बारे में बात करें तो अन्य बिंदु है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कि कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है। और कुल क्षेत्र कितना है दोस्तों, वो है 928.80 वर्ग किलोमीटर। वहीं में बात करें बिहार में वृक्षावरण की तो बिहार वृक्षावरण की स्थिति की बात करें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। और 2019 की रिपोर्ट के अनुसार या वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं वर्ष 2021 के बारे में बात करें तो 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत जो प्रतिशत क्षेत्र है उसमें बात करें तो अधिक सघन वन क्षेत्र है दोस्तों 70%, जो कि अधिक शिखर सघनता है। और 2021 में ये रहा था दोस्तों 4.5% अर्थात 333 वर्ग किलोमीटर। वहीं मध्यम सघन वन की बात करें तो मध्यम सघन वन 40% से लेकर के 70% तक है और ये शिखर सघनता है, जो कि 2021 में 44.5% अर्थात 3286 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र रहा था। वहीं यदि खुले वन प्रकार के बारे में बात करें तो खुले वन का प्रकार ये रहा था दोस्तों 10 से लेकर के 40%, जो कि शिखर सघनता है। और इस 2021 में बात करें तो 51% क्षेत्र रहा था, जो कि 3762 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता था। इसके बाद में जो अगला जो चार्ट है वो है दोस्तों बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। दोस्तों बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले की बात करें तो वर्ग अर्थात बहुत घने वन की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त है पश्चिमी चंपारण का, और इसका जो क्षेत्रफल है वह है दोस्तों 249.34 वर्ग किलोमीटर। जबकि मध्यम रूप से घने वन के दृष्टिकोण से देखें तो शीर्ष स्थान पश्चिमी चंपारण को ही प्राप्त है, जहां पर इसका क्षेत्रफल 548.47 वर्ग किलोमीटर है। वहीं खुले वन के आधार पर बात करें तो खुले वन के अनुसार सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त है कैमूर को, और कैमूर में 531.73 वर्ग किलोमीटर वन मिलते हैं। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वह है दोस्तों वर्ष 2019 एवं 21 में वनावरण की तुलना। दोस्तों बहुत घने वन 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर था,
जबकि 2021 में 333 वर्ग किलोमीटर ही रहा। जबकि मध्यम रूप से घने वन की बात करें तो मध्यम रूप से घने वन 2019 में 3250 वर्ग किलोमीटर, जबकि 2021 में 3286 वर्ग किलोमीटर देखने को मिला। इस प्रकार से हम लोग बात करें दोस्तों तो मध्यम रूप से घने वर्ग वन के आधार पर 19 के तुलना में 2021 में कुछ क्षेत्रों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात करें खुले वन के बारे में तो खुले वन के आधार पर क्षेत्रफल 2019 के अनुसार 3693 वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2021 के अनुसार क्षेत्रफल 3662 वर्ग किलोमीटर है। इसके बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के 7306 वर्ग किलोमीटर हुआ 2019 में, और 2021 में ये हुआ था दोस्तों 7381 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से नोट कर रहा है कि 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाजातित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। इसके बाद में जो अगला हम लोगों का पॉइंट है वह है दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला जो पॉइंट है वह है दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला हुआ है और यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी कटकी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया। और जबकि बात करें तो राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। वहीं बात करें तो बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थित है और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि बाघ गणना रिपोर्ट वर्ष 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 हो चुकी है। इसके बाद में बात करें तो बिहार में आपदा प्रबंधन। दोस्तों बिहार में आपदा प्रबंधन के बारे में बात करें तो बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा कौन सी है दोस्तों, वह है बाढ़। कहने का मतलब है कि बिहार में बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिससे अधिक क्षति होती है और इसके अतिरिक्त बिहार जो है वो सूखा, भूकंप, चक्रवात और लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बाढ़ के बारे में बात करें तो बिहार के 38 जिलों में से 28 जिले जो हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। दोस्तों बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव जो है वो उत्तर बिहार में ही देखने को मिलता है या देखा जाता है और बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो है वो भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। दोस्तों सबसे अधिक या अत्यधिक बाढ़ प्रभावित 15 जिलों की बात करें तो वह है दोस्तों पूर्वी चंपारण, उसके बाद में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और कटिहार। जबकि कम बाढ़ प्रभावित जिलों की बात करें तो इसमें 13 जिले ऐसे आते हैं जो कि कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। वह दोस्तों पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, उसके बाद में पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा। वहीं बिहार में बाढ़ आने के कारण के बारे में बात करें तो इसका कारण है दोस्तों कि बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा का होना और उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल का प्रवाह होना। ये दोनों के दोनों कारण जो है दोस्तों वो बाढ़ आने के प्रमुख कारण माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना और तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार, ये सारी के सारी कारण हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो आपदा है वो है सूखा के बारे में बात करें तो मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण ही सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। जबकि बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। दोस्तों सूखे से प्रभावित होने वाले जो प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रमुख जिले हैं वह औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर और मुंगेर। जबकि सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति है जैसे कि टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहरों या नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। इसके बाद में अगला जो विपदा है दोस्तों या अगला जो आपदा है वो है भूकंप के बारे में बात करें तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण ही यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। इसके अलावा बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोनों में अर्थात 5, 4 और 3 ये 3 जोनों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले जोन 5 के बारे में बात करें तो जोन 5 जो है वो अधिक प्रबलता वाला जोन है और इससे जो संबंधित जिले हैं वह है किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी। ये सारे के सारे जितने जिले हैं दोस्तों वे जोन 5 के क्षेत्र में आते हैं और जोन 5 जो है वो अत्यधिक प्रबलता वाला क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में बारी आती है दोस्तों जोन 4 की। जोन 4 जो है वो मध्यम प्रबलता वाला है और इससे संबंधित जो जिले हैं वह पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर। जबकि जोन 3 ये निम्न प्रबलता वाला है और इसमें जो जिले हैं वे आएंगे दोस्तों गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर। इसके बाद में चक्रवात के बारे में बात करें तो चक्रवात दोस्तों ये
बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण ही बिहार जो है वो चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होता रहता है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात जो है वो पश्चिम बंगाल झारखंड से होकर के बिहार के सीमावर्ती जिलों को भी प्रभावित करता है। और चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और अररिया आदि के जिले जो हैं वो प्रभावित होते हैं। दोस्तों, चक्रवात में मूसलाधार बारिश होती है और तेज हवाएं चलती है, जिससे कि जानमाल की क्षति होती है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेंदाई फ्रेमवर्क और बिहार के बारे में। ये हम लोगों का आखिरी टॉपिक होने वाला है दोस्तों बिहार के भूगोल के संदर्भ में। कह रहा है कि जापान के सेंदाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। दोस्तों, भारत ने 1 जून 2016 ईस्वी को सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया और बिहार जो है वो भारत का पहला राज्य है जिसने सेंदाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया है। इस तरीके से दोस्तों इस टॉपिक के साथ ही हम लोग बिहार के भूगोल को यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट करते हैं। और बिहार के भूगोल को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, तो वहाँ से हम लोग दोस्तों बिहार के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं पे स्थगित करेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।